नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं अजीत सर इंग्लिश परसेप्शन में आज संधि एवं संधि विच्छेद की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, संधि एवं संधि विच्छेद हिंदी व्याकरण की रीढ़ की हड्डी है। हिंदी व्याकरण में ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा भारत में नहीं है जहाँ पर संधि या संधि विच्छेद के एग्जाम्पल नहीं आते हो। दूसरी बात, हमें व्याकरण सीखने से पहले संधि या संधि विच्छेद के बारे में आना जरूरी है। यदि हमें संधि या संधि का विच्छेद करना नहीं आएगा तो हम शब्दों का अर्थ नहीं जान पाएंगे और ग्रामर का शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदी व्याकरण की रीढ़ की हड्डी संधि को कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जुड़ना, समझौता, सुलह। आपने इतिहास की किताब में पढ़ा होगा कि बहुत से कंपनियों के बीच में या युद्ध के बीच में संधियां होती थी, तो वहां इसका अर्थ समझौता या सुलह हो गया। लेकिन हिंदी व्याकरण में इसका अर्थ मेल या जुड़ना से लिया जाएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण के वर्णों या शब्दों का आपस में जब मेल या जुड़ते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है। उस विकार का नाम ही संधि है। आगे हम देखते हैं संधि की परिभाषा। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी किताब हिंदी व्याकरण में संधि की परिभाषा दी है। ये बहुत बड़े आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी व्याकरण नाम से अपनी किताब निकाली और इसमें जो है संधि की परिभाषा दे रखी है। परिभाषा ऐसे है: दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने पर उनके मेल से जो विकार, विकार से आशय है परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। यानी दो निर्दिष्ट अक्षर आपस में पास पास आके टकराते हैं और उनके मेल से एक विकार उत्पन्न होता है, यानी कोई नया अक्षर बन जाता है या ध्वनि में परिवर्तन होता है, उसी का नाम संधि है। एक परिभाषा और देखते हैं किशोरीदास वाजपेयी की। एक परिभाषा देखते हैं किशोरीदास वाजपेयी की। इन्होंने एक किताब लिखी थी, हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन, ये भी हिंदी के व्याकरण ज्ञाता थे जिन्होंने किताब लिखी थी हिंदी शब्दानुशासन। उसमें उन्होंने परिभाषा दी थी संधि की कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में पास पास आते हैं तो उनके मेल से जो रूपांतरण होता है उसी रूपांतरण का नाम संधि है। इस परिभाषा थोड़ा ध्यान से देखना है हमें। दो या दो से अधिक वर्ण जब पास पास आते हैं तो उनके मेल के कारण उनमें जो रूपांतरण होता है
होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण जब पास पास आते हैं तो उनके मेल के कारण उनमें, यहां पर एक चीज छूट गई, उनमें कभी कभी जो रूपांतरण होता है उसे संधि कहते हैं। अब ये कभी कभी शब्द क्यों लगाया, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो किशोरीदास वाजपेयी ने अपनी परिभाषा में बताया है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो उनके मेल से कभी कभी जो रूपांतरण होता है उसी रूपांतरण का नाम संधि है। यानी उनके मेल होने के बाद उनके रूप में जो परिवर्तन हो जाता है उसी का नाम संधि है। अब कभी कभी शब्द क्यों आया है, ये चीज हम आगे क्लियर करेंगे। यहां पर किशोरीदास वाजपेयी की परिभाषा कभी कभी, कभी कभी का आशय, कभी कभी जो किशोरीदास वाजपेयी ने शब्द दिया अपनी परिभाषा में कभी कभी, उसके बारे में पूरा जाने हम कि रूपांतर कभी कभी कैसे होता है। कि जब दो वर्ण या ध्वनियां पास पास आते हैं तो कभी कभी उनके मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उस रूपांतरण होता है, उस रूपांतरण का नाम ही संधि है। तो कभी कभी कैसे होता है, यहां पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। यहां पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि एक उदाहरण है राष्ट्रपति। ये दो शब्द हैं, राष्ट्र और पति, दोनों आपस में पास पास आएंगे या हमें एक बना के इनको लिखना है। एक लाइन में तो हम क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति, क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ बीच में जो है धन का निशान ही हटा है, बीच का निशान हटा और ऊपर जो है सिरो रेखा आ गई। दूसरा देखें, राष्ट्र अध्यक्ष, ये भी दो शब्द हैं। ये आपस में जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। इसमें क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ है। दो शब्द आपस में टकराए या दो वर्ण, वर्ण का मतलब अंत वाले, अंत वाला जो है वर्ण आपस में टकराया है तो बीच से जो ए था अध्यक्ष का वो गायब हो गया और आ की मात्रा आ गई। रे के साथ आ की मात्रा आ गई, रे के साथ आ की मात्रा आ गई, तो ये बन गया राष्ट्र अध्यक्ष। और ऊपर जो है राष्ट्र प्लस राष्ट्र धनपति किया हुआ था, दोनों आपस में मिले तो क्या बना, राष्ट्रपति। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ है। तो यानी दो वर्ण आपस में टकराते हैं, आपस में जब मिलते हैं तो कभी कभी उनमें परिवर्तन होता है, और कभी कभी जो परिवर्तन होता है उसी का नाम संधि है। और जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। तो राष्ट्रपति में क्या हुआ है, संयोग हुआ है, ठीक है ना। इसमें भी दो वर्ण या दो शब्द आपस में मिले, लेकिन मिलने के बाद विकार, विकार यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये एक संयोग हो गया। और यहां पर क्या हुआ, इसके अंत का अ और इसके शुरू का अ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। क्या बना, राष्ट्राध्यक्ष। तो यहां पर जो विकार उत्पन्न हुआ है, यहां पर क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ है, रूपांतरण हुआ है। रूपांतरण मीन्स शब्द के रूप का जो है परिवर्तन हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। तो संधि के लिए एक बात और आवश्यक है कि शब्दों या वर्णों का मेल या ध्वनियों का आपस में मेल, मेल होने पर विकार उत्पन्न होना अति आवश्यक है। बिना विकार उत्पन्न हुए संधि नहीं होती, वो संयोग कहलाता है। यदि
विकार उत्पन्न होता है तो वो संधि होती है, विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वो संयोग होता है। जैसे कि एक शब्द है युग प्लस बोध, तो मिलकर क्या बन जाएगा? युग बोध। क्या बनेगा? युग बोध। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? दो शब्द मिले आपस में, दोनों के पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण आपस में मिले और मिलकर युग बोध बन गए। परिवर्तन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, एक सिरोरेखा आई। तो जहां परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? संयोग हुआ, ये संधि नहीं है। दूसरा देखें, युग धन अंतर, ये दोनों आपस में मिलेंगे, इसके अंत में ए, इस शब्द के अंतिम अक्षर अंतिम व्यंजन में ए स्वर है और इसके शुरुआत में भी ए स्वर है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। शब्द क्या बनेगा? युगांतर। शब्द क्या बनेगा? युगांतर। तो यहां पर क्या हुआ? दोनों की ध्वनियों में परिवर्तन हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, तो ये क्या है? संधि है। युगांतर में क्या? युग प्लस अंतर में क्या है? युगांतर बन रहा है, संधि है। और युग धन बोध, युग बोध बन रहा है, तो वहां पर क्या है? एक संयोग है। तो सबसे पहले संधि और संयोग के बारे में जानना जरूरी है। बहुत से परिभाषा या बहुत से शिक्षकों ने पढ़ाया होगा कि दो वर्णों का मेल, दो ध्वनियों का मेल जैसे आपस में मिलती है तो संधि हो जाती है, लेकिन ये परिभाषा बहुत छोटी है, बहुत छोटी क्लासों की है। संधि होने के लिए क्या होना चाहिए? दो ध्वनियां आपस में उनका मेल होना चाहिए और मेल के बाद उनमें परिवर्तन, विकार, रूपांतरण, यानी या तो उसके रूप में कोई परिवर्तन होना चाहिए, रूप चेंज होना चाहिए। जैसे कि युग धन अंतर है तो उसमें अ जो है वो गायब हो गया और आ की जो है एंट्री होगी, युगांतर बन गया। ठीक है, युग धन बोध है, इसमें क्या हुआ? युग बोध बना है, किसी प्रकार के किसी स्वर में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो संयोग हो गया और ये जो है वो संधि हो गई। तो यहां से हम संधि और संयोग के बारे में जानते हुए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में संधियां। हिंदी में संधि जो है वो तीन प्रकार की है। कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। पहली है स्वर संधि। क्या नाम है? स्वर संधि। दूसरी व्यंजन संधि। दूसरी क्या है? व्यंजन संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। हिंदी में संधियां जो है वो तीन प्रकार की है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर ये संधियां तीन प्रकार की क्यों है, ये बात भी हमें जाननी चाहिए। हिंदी में जो वर्ण है, संधि में क्या है परिभाषा? वर्णों का मेल, ध्वनियों का मेल, और मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि है। तो हिंदी में जो ध्वनियां हैं वो स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीन प्रकार की है। विसर्ग जो है अयोग वहा ध्वनि है। व्यंजन जो है वो के चे ते टे पे वो है। और स्वर आपको पता ही होगा कि हिंदी में जो स्वर है वो 11 है। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए और आई। ये हिंदी में 11 स्वर हैं। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्वर संधि में क्या होगा? स्वर और स्वर का ही मेल होगा। स्वर संधि में क्या होगा? नाम क्या दे रखा है? स्वर संधि, तो इसमें क्या होगा? स्वर और स्वर का मेल होगा। तो यहां पर ये बात जानना, एक बात जानना जरूरी है कि
संधि करते समय दो शब्दों को जब हम विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, दो शब्दों को अलग अलग करना विच्छेद कहलाता है। तो उसके बीच में जो निशान लगाते हैं उसको अंग्रेजी में प्लस बोलते हैं और हिंदी में उसको धन बोलते हैं। तो इससे पहले एक शब्द पहले आता है और एक शब्द बाद में आता है। तो पहले आने वाले को प्रथम पद भी बोलते हैं, प्रथम पद, और बाद में आने वाले को द्वितीय पद भी बोलते हैं, द्वितीय पद। ठीक है। दूसरा नाम इसका पूर्व पद और बाद वाले का उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसा कि नाम से समझ रहे हो कि धन के पहले वाला पूर्व पद और धन के बाद वाला उत्तर पद, या धन के पहले वाला प्रथम पद और बाद वाला द्वितीय पद। तो यहां पर स्वर संधि में क्या होगा, धन से पहले जो शब्द आएगा उसका अंतिम अक्षर जो है वो स्वर होगा। क्या होगा, अंतिम अक्षर जो है वो स्वर होगा। और धन के बाद जो उत्तर पद आएगा या दूसरा पद आएगा उसका प्राथमिक या प्रारंभिक अक्षर भी स्वर होगा। दोनों साइड क्या होगा, स्वर और स्वर का मेल होगा। स्वर और स्वर के मेल के कारण ही इसका नाम स्वर संधि पड़ा है। यानी शुरुआत प्रथम पद में भी स्वर से अंत होगा और द्वितीय पद में भी शुरुआत जो है वो स्वर से होगी। दूसरी बात करें हम व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में क्या होगा, प्रथम पद यदि स्वर होगा तो द्वितीय पद जो है वो व्यंजन होगा। ठीक है। प्रथम पद का अंत यदि स्वर से होता है तो द्वितीय की शुरुआत जो है व्यंजन से होगी। ये तो नेचुरली है कि अगर शुरुआत उसकी स्वर से हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, स्वर प्लस स्वर का मेल हो जाएगा और स्वर संधि बन जाएगी। या प्रथम पद का अंत यदि व्यंजन से होता है, प्रथम पद का अंत यदि व्यंजन से होता है तो द्वितीय पद की शुरुआत जो है वो स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी की भी हो सकती है। तो ये स्पष्ट होता है कि इस संधि में प्रथम पद यदि स्वर रहेगा तो द्वितीय पद निश्चित रूप से व्यंजन रहेगा, और यदि प्रथम पद व्यंजन रहता है तो द्वितीय पद की शुरुआत जो है स्वर या व्यंजन से निश्चित होगी। यानी व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है। ठीक है। अब व्यंजन के बारे में आप जानते होंगे कि हिंदी में 11 जो है ये स्वर हैं, उसके अलावा के वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, चे वर्ग, पे वर्ग, ये सारे के सारे जो ये रले वे से है जो है वो व्यंजन है। ठीक है। अब बात करें हम विसर्ग संधि की। इसमें क्या होगा, विसर्ग संधि में क्या होगा कि प्रथम पद का अंत जो है वो विसर्ग से होगा। प्रथम पद का अंत जो है विसर्ग से होगा और दूसरे पद की शुरुआत जो है वो स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी एक से हो सकती है। यानी प्रथम पद का अंत जो है वो विसर्ग से होगा और दूसरे पद की शुरुआत जो है वो स्वर या व्यंजन से हो सकती है। तो यहां पर हमने ये तीनों संधियां देखी। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जो कि बहुत से कंपटीशन में इन्हीं का रोल रहता है, ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में यही काम आती है। अब पहली संधि जो है स्वर संधि, स्वर संधि जो है इसके कुछ भाग किए गए हैं, पढ़ने की दृष्टि से ही भाग किए गए हैं।
स्वर संधि के कुछ भाग किए गए हैं पढ़ने की दृष्टि से, वैसे कोई भाग नहीं है इसके ग्रामर के हिसाब से। स्वर संधि की पहली है दीर्घ संधि, स्वर संधि की दीर्घ संधि। दूसरी है इसके कुल 5 भाग किए गए हैं। स्वर संधि की दीर्घ संधि, स्वर संधि की गुण संधि, स्वर संधि की वर्धी संधि, स्वर संधि की वर्धी संधि। चौथा है स्वर संधि की यण संधि, और पांचवा इसका भाग जो है वो है स्वर संधि की अयादी संधि। स्वर संधि की अयादी संधि। पांचवा भाग है स्वर संधि की अयादी संधि, और इसके अतिरिक्त भी एक भाग पढ़ते हैं स्वर संधि की विशेष संधियां। इसके 5 भाग हैं। स्वर संधि की दीर्घ संधि, स्वर संधि की गुण संधि, स्वर संधि की वर्धी संधि, स्वर संधि की यण संधि और स्वर संधि की अयादी संधि। अयादी संधि जो है वो आपके ये जो एपीओ का एग्जाम है, अभी राजस्थान में वैकेंसी खुली हुई एपीओ की, उसके अंदर जो है अयादी संधि नहीं है। बाकी तो ये स्वर संधि का भाग है, स्वर संधि के भाग में आता है, बहुत से प्रतिपरीक्षा में आएगा ये। लेकिन एपीओ के एग्जाम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वर संधि अयादी स्वर संधि को छोड़कर, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि यानी स्वर संधि तो है लेकिन अयादी स्वर संधि को छोड़कर। इसका मतलब यह हो गया कि स्वर संधि के बाकी चारों भाग है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि। अब सबसे पहले हम स्वर संधि की दीर्घ स्वर संधि को पढ़ते हैं, जो कि स्वर संधि का ही भाग है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें स्वरों का दीर्घीकरण हो जाएगा। दीर्घीकरण का मतलब क्या होता है? आपने स्वर पढ़े होंगे, वर्ण व्यवस्था पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है कि हर्षव स्वर जो होते हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं, यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर है। इसका मतलब इसमें हर्षव या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ बन जाएंगे, यानी ए और ए मिलकर आ बन जाएगा, या ए और आ मिलकर आ बन जाएगा। यानी बनेगा जब संधि में जो है वो दीर्घ स्वर ही बनेगा, आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा। ऐसा हमें नाम से यहां जानना है। ठीक है, आगे लिखते हैं इसके सूत्र। संध्या जो है वो सूत्रों पर डिपेंड करती है। जब तक हमें सूत्र याद नहीं होंगे तब तक हम जो है वो संधि के बारे में जान नहीं पाएंगे, संधि के एग्जाम्पल हल नहीं कर पाएंगे। तो इसका सूत्र है कि यदि पूर्व पद में ए या आ स्वर से किसी शब्द का अंत होता हो और दूसरे पद में किसी शब्द की शुरुआत ए या आ से होती हो, तो मिलकर क्या बन जाएगा? संधि करते समय दीर्घीकरण हो जाएगा, स्वरों का दीर्घीकरण हो जाएगा, यानी आ स्वर बन जाएगा। यानी ये जो है तुम्हारा
पहला पद और ये जो है वो द्वितीय पद। यदि पहले पद का अंत जो है, किसी शब्द का अंत अ या आ दोनों में से किसी एक स्वर से होता हो और दूसरे की शुरुआत अ या आ किसी एक स्वर से होती हो, तो दोनों स्वर मिलकर आपस में क्या हो जाएगा, उनका दीर्घीकरण हो जाएगा, यानी बड़े हो जाएंगे। तो बड़ा कौन सा है, ए या आ में बड़ा कौन सा है, आ स्वर बड़ा है, तो मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। यही परिभाषा सब में चलनी है। आगे आगे देखें, ई या बड़ी ई, पहले पद का अंत छोटी ई या बड़ी ई से होता हो, दूसरे पद की शुरुआत छोटी ई या बड़ी ई से होती हो, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ी ई बन जाएंगे। ठीक है। तीसरा देखें, पहले पद का अंत यदि ऊ या बड़े ऊ से होता हो और दूसरे की शुरुआत ऊ या बड़े ऊ से होते हो, तो मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ बन जाएंगे। क्योंकि ई या ई में क्या है, बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ जो है वो दीर्घ स्वर है। हो क्या रहा है, हर्स्व है, छोटा ऊ हर्स्व है, छोटी ई हर्स्व है, ए जो है वो हर्स्व है। हर्स्व दीर्घ या दीर्घ दीर्घ या हर्स्व हर्स्व मिलकर बना क्या रहे हैं, दीर्घ स्वर बना रहे हैं, यानी बड़ा स्वर बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो दीर्घ संधि पड़ा है। आगे देखें, एक है री। री, पहले पद का अंत यदि री स्वर से होता हो और दूसरे की शुरुआत भी री स्वर से होती हो, तो मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी री। यहां पर जानना जरूरी है, ये संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होती है ज्यादातर, और संस्कृत के शब्द जो जैसे के तैसे हमने हिंदी में यूज कर लिए हैं, हिंदी में प्रयोग कर लिया, तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम और तद्भव पढ़े होंगे आपने। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन किए हिंदी में उनको काम में ले लिया गया है, उनको प्रयोग में ले लिया गया है, वो शब्द जो है तत्सम कहलाते हैं। तो जहां पर री का प्रयोग होता है वो समझो तत्सम शब्द होता है, यानी ये संस्कृत के शब्दों में ही प्रयोग होती है। संस्कृत के कुछ शब्द हमारे यहाँ पर संधि में भी है। ये बड़ी री है। छोटी री की मात्रा जो होती है वो एक होती है, और बड़ी री की मात्रा जो है वो दो होती है। ऐसे ये भी आप ध्यान रखें। तो ये हमने देखे सूत्र, जो कि स्वर संधि की, दीर्घ स्वर संधि के सूत्र थे। यानी पहला था कि पहले पद का अंत ए या आ से हो, दूसरे की शुरुआत ए या आ से हो, तो मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। दूसरा, पहले पद का अंत ई या बड़ी ई से हो, दूसरे की शुरुआत ई या बड़ी ई से हो, तो मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ी ई। और तीसरा सूत्र देखा, पहले पद का अंत ऊ या बड़े ऊ से हो, दूसरे की शुरुआत भी ऊ या बड़े ऊ से हो, तो मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। चौथा सूत्र देखा हमने, पहले पद का अंत यदि री स्वर से होता हो और दूसरे की शुरुआत जो है वो री से होती हो, तो मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ी री बन जाएगी। बड़ी री मतलब दो मात्रा वाली। इसके अकॉर्डिंग एक एक एग्जांपल देखें इसका हम। पहला देखें, विद्या धन आल्य। विद्याधन आल्य जो कि एक प्रसिद्ध शब्द है। इसमें देखें, पहला पद क्या है, विद्या, और दूसरा क्या है, आल्य। पहला पद है विद्या और दूसरा क्या है, आल्य। पहले पद का अंत जो है वो या में स्वर कौन सा है, आ का स्वर है। या में स्वर कौन सा है, आ का। और दूसरे के शुरुआत में क्या है, आ। बस हमें यही पहचान करनी है कि पहले पद की जो अंत है, पहले पद का जो अंत है वो किससे हो रहा है, दूसरे की शुरुआत किससे हो रही है। दूसरे की शुरुआत जो है वो किससे हो रही है। पहले पद का अंत जो है, यहां पर हम या में क्या लगा हुआ है, एक आधा ये, और साथ में लगा हुआ है आश्वर, तब जाके क्या बना है, या। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी व्यंजन जो है
यदि पूर्ण है तो उसके अंत में स्वर जुड़ा हुआ होता है। किसी व्यंजन के यदि वो पूर्ण है तो उसके अंत में स्वर जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये के साथ आ का स्वर जुड़ा हुआ है, ये के साथ आ का स्वर जुड़ा हुआ है, यानी पहले पद का अंत जो है वो आ से हो रहा है और दूसरे की शुरुआत किससे हो रही है, दूसरे भी आ से शुरुआत हो रही है। इसका मतलब सूत्र नंबर 1 पे हमारे पहले का अंत आ से और दूसरे की शुरुआत भी यदि आ से हो तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। दूसरे की शुरुआत भी यदि आ से हो तो क्या बन जाता है, आ बन जाएगा। यानी दोनों में से स्वर निकाल देंगे, इसका भी आ निकल जाएगा और इसका भी आ गायब हो जाएगा। जैसे ही विद्या में से आ हम निकालेंगे, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। ये आपको संधि में बहुत से लोगों ने नहीं बताई होगी। विद्या प्लस आल्य, विद्याधन आल्य, जिसने बोला होगा कि ये आ और आ मिलकर आ बन गए। यहाँ पर ये चीज देखने योग्य बात है कि ये आ और ये आ दोनों मिलकर जब बनते हैं तो इसका आ जो है वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रह गया, आधा ये, और स्वर का आगमन किसका हुआ, आ स्वर का, तो मिलकर क्या बन गया, या। ये बातें आपको देखनी पड़ेगी कि पहले पद के अंत का स्वर निकलता है और दूसरे का स्वर भी निकलता है, दोनों का स्वर जो है वो गायब होता है और नए स्वर का आगमन होता है आ का। तो मिलकर क्या बन गया, शब्द विद्यालय। ये के साथ आ का मेल हुआ तो शब्द बन गया विद्यालय। ठीक है। दूसरा और एग्जाम्पल है इसके, सीट से देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि। यहां पर क्या है, इसका अंतिम स्वर जो है वो ए है, क्योंकि तय पूरा है तो उसमें ए मिला हुआ है। कोई व्यंजन पूरा होता है तो उसके अंदर स्वर मिला होता है, और इसका शुरुआती व्यंजन जो है वो ए है, ऊपर इसके जो है अनुस्वार लगा हुआ है। तो ए और ए मिलकर क्या हो गए, आ हो गए। क्या बने, आ, जैसा कि सूत्र नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो शब्द क्या बन जाएगा, गीतांजलि, गीतांजलि। इसका भी ए निकल जाएगा और इसका भी ए गायब हो जाएगा और अनुस्वार जो है वो आ के ऊपर आ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, गीतांजलि। यहां पर एक शुद्धि और देखने वाली है, अंजलि। अंजलि धातु जो है वो हमेशा छोटी ली से लिखी जाती है, किससे, छोटी ली से। तो गीतांजलि में क्या आएगा, छोटी ही आएगी। गीतांजलि हो, तिलांजलि हो, श्रद्धांजलि हो, ऐसे बहुत से शब्द हैं। अंजलि का मतलब चढ़ावा, गीतों का चढ़ावा या गीतों का अर्पण करना, ये अंजलि होता है। तो अंजलि धातु जहां पर भी किसी के शब्द के साथ जुड़ी होगी तो वो छोटी ई से बनती है। तो इसलिए गीतांजलि, श्रद्धांजलि, तिलांजलि, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में स्वर संधि की दीर्घ संधि होती है। तिल प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि और श्रद्धा प्लस अंजलि, और लास्ट की जो ली होती है सब की सब छोटी होती है। तो संधि हमें जो है शब्द शुद्धि भी सिखाती है, संधि जो है हमें शब्द शुद्धि भी सिखाती है। दूसरा है अंत्य धन अक्षरी। इसके अंत में क्या है, यह पूरा है। यह पूरे से आशय यह है कि यदि कोई वर्ण पूरा बना हुआ है, नीचे हलंत हलंत नहीं लगा हुआ है, तो इसके अंदर ए स्वर है। ए एक ऐसा स्वर है कि उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये के अंदर क्या हो गया, ए स्वर है, यानी अंतिम स्वर जो है वो ए है, और शुरुआत भी क्या हो रही है, अक्षरी में भी ए से हो रही है। तो ए और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। अक्षरी वाला ए गायब हो जाएगा और ये से ए निकलने पर वो हलंत हो जाएगा, और आ का आगमन होगा तो ये स्वर आधा है, ये व्यंजन आधा है, तो आ की मात्रा ले लेगा। शब्द क्या बन जाएगा, अंत्याक्षरी। क्या बन जाएगा, अंत्याक्षरी। ये भी ध्यान रखें, अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी नहीं होता है, ठीक है ना। अंत्य प्लस अक्षरी, तो अक्षरों का चढ़ावा, अक्षरों को बोलना या अक्षरों को आपस में ट्रांसफर करना, ये अंत्याक्षरी है।
तो अंत्याक्षरी में बड़ी ई की मात्रा लगती है। फिर आगे देखें, मुक्त, सॉरी मुक्त तो नहीं है, मुक्त, मुक्त धन अवली। तो मुक्त में क्या है, ए, और इसमें भी शुरुआत में क्या है, ए, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आ। तो क्या बन जाएगा, मुक्तावली, मुक्तावली। यहां पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि अवली, अवली धातु जो है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। मुक्तावली, अरावली, गीतावली, इन सभी में क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है। अवली का मतलब होता है सनखला, सनखला या एक लड़ी। तो मुक्तावली मतलब मुक्त यानी मोतियों की श्रृंखला, मोतियों की लड़ी, उसे बोलते हैं मुक्तावली। अरावली मतलब अर प्लस अवली, इसका मतलब यह होता है पहाड़ों का समूह या वर्ण। अक्ष धन अंश, इसके अंत में ए और इसके शुरुआत में भी ए, तो मिलकर क्या बन जाएगा, आ। शब्द क्या बनेगा, अक्षांश, अक्षांश। अक्ष का मतलब क्या होता है, धुरी या किनारा। अक्षांश का मतलब क्या हो गया, धुरी या किनारा या जो भी चीज धुरी पे खड़ी है उसका एक अंश, उसका एक हिस्सा। अक्षांश देशांतर पढ़े होंगे आपने। आग्नेय धन अस्तर, इसका क्या हो रहा है, ए और ए, आ बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आग्नेय। ये का क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा, शब्द बन जाएगा आग्नेय अस्तर। आग्नेय का मतलब अग्नि से उत्पन्न हुआ, अस्त्र का मतलब हथियार, अग्नि से उत्पन्न हुआ हथियार। ठीक है, तो ये बन गया आग्नेयास्त्र। अर्ध धन अंश यानी आधे का कुछ भाग, मिलकर क्या बन जाएगा, ए और ए क्या बन जाएंगे, अर्धांश। क्या बन जाएगा, अर्धांश। आ की मात्रा आ जाएगी, आधा रे और धे जो है उसके साथ आ की मात्रा जुड़ेगी और शे जुड़ जाएगा। आ की मात्रा के ऊपर ही जो है वो अनुस्वार आ जाएगा, क्या बन जाएगा, अर्धांश। उत्तर धन अधिकार, क्या बन जाएगा, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। अर्थ क्या होता है, उत्तर मतलब बाद में, अधिकार मतलब अधिकार, जिसका बाद में अधिकार होता है वो उत्तराधिकार, यानी पहले वाले से बाद वाले का जो अधिकार होता है वो उत्तराधिकार कहते हैं ना, ये इसका उत्तराधिकारी यानी इसके बाद इसका अधिकार है। आगे देखें, अभी हमने क्या देखे, पहला सूत्र हमारा ए या आ के बाद ए या आ हो तो आ बन जाता है। अब हम देखें दूसरे सूत्र पर एग्जाम्पल, ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बन जाती है। इसमें क्या है, छोटी ई, छोटी ई और इसमें बड़ी ई, तो ई के बाद ई मिल रही है तो बनेंगे क्या, स्वरों का दीर्घीकरण होगा, बड़ी ई बन जाएंगे। दोनों की ई हट जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी तो मात्रा लग जाएगी धी पर दे पर, तो ये बन जाएगा अधीक्षक। क्या बन जाएगा, अधीक्षक। नदी धन ईश्वर, क्या बन जाएगा, नदीश्वर, नदीश्वर। यानी इसमें क्या हो रहा है कि बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ रही है तो दोनों गायब हो रही है, दोनों गायब होने के बाद शब्द क्या बचता है, जब नदी में से ई निकाल देंगे तो नद्र बच जाएगा और ईश्वर में से ई निकाल देंगे तो स्वर बच जाएगा। ठीक है, और अब क्या होता है, दोनों मिलकर बीच में बड़ी ई आएगी, बड़ी आएगी तो जब व्यंजन आधा हो स्वर रहित और उसके सामने बड़ी ई आएगी तो वो उसकी क्या करेगा, मात्रा ग्रहण कर लेगा। तो दे जो व्यंजन है वो आधा है और हलंत वाला है, तो इसके सामने जब ई आ रहा है तो वो ई को सीधा पूरा नहीं आने देगा और उसकी मात्रा ग्रहण करेगा, तो ये बन जाएगा नदीश्वर। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखें, व्यंजन जब आधा होता है, हलन सहित होता है, स्वर रहित होता है, तो उसके सामने जैसे भी स्वर आएगा तो वो उसकी मात्रा ग्रहण कर लेगा। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखें अपन, जैसे कि मान लो कि परम प्लस आन है, तो ये कभी भी प्रमाण नहीं बनेगा। इसको हम लिखेंगे तो मैं क्या है, मैं जो है वो स्वर सहित है, इसके अंदर ए, तो जब ये टकराएगा तो क्या हो जाएगा, परम और आन दोनों मिलकर ही बनेंगे, कोई मात्रा नहीं लेगा। यदि यहाँ पर मैं जो है वो हलंत वाला होता, स्वर रहित, तो वो इसकी मात्रा लेता और वो ये बने प्रमाण या प्रमाण बन जाता। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखें कि जब व्यंजन स्वर रहित होता है और उसके सामने जब स्वर आता है तो वो उसकी मात्रा लेता है। जब व्यंजन खुद स्वर सहित है, आधा नहीं है, हलंत वाला नहीं है, और उसके सामने कोई स्वर आ रहा है किसी रूप में, तो स्वर अपने मूल रूप में ही आएगा, वो मात्रा में कभी नहीं बदलेगा। आगे देखें, अनु, धनु, उदित, ये क्या है? ऊ वाले सूत्र के उदाहरण है। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर आपस में ऊ ऊ, और बाद वाले पद में भी ऊ और ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाते हैं। इसमें क्या है, शुरू वाले पद में ऊ है, अंत ऊ से हो रहा है, इसका भी ऊ से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा, अनुदित। हमेशा ध्यान रखें, ये शब्द जो है शुद्धिकरण में आता है, और सभी लोग ये समझते हैं कि उदित में तो छोटा ऊ आता है, तो अनुदित में भी क्या होगा? अनु मतलब बाद में, उदित मतलब बाद में उदित होने वाला। तो अनुदित में हमेशा बड़ा ऊ आएगा, क्योंकि अनु धन उदित, अनु जो है वो उपसर्ग है, उदित जो है मूल धातु है, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो अनुदित यानी बड़ा ऊ बन जाएगा। फिर है मृत्यु उपरांत, इसमें भी छोटा ऊ है और शुरुआत भी छोटे ऊ से है, तो जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? मृत्यु, मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत। ठीक है, बाकी शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। रा के ऊपर ही अनुस्वार लगा हुआ है, रे के आगे आ की मात्रा है, आ की मात्रा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार वहीं रहेगा। ऐसा नहीं जुड़ने के बाद जो है अनुस्वार मृत्यु या ये पर आ जाए, पे पर आ जाए। बाकी किसी पद में जो है परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले शब्द के अंतिम अक्षर, ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ही परिवर्तन होता है। लघु धन उर्मी, ये भी छोटा ऊ और बड़े ऊ का मेल है, क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा, लघु उर्मी। लघु का आशय होता है छोटा, उर्मी का होता है किरणें या तरंगे, किरणें। लघु धन उर्मी। भय धन आक्रांत, तो ये क्या बन जाएगा? भयाक्रांत। कौन सा? ए और आ का मेल हो रहा है, सूत्र नंबर 1। ठीक है। मेघ धन आल्य, क्या बन जाएगा? मेघालय। मेघ का अर्थ होता है बादल, आल्य का अर्थ होता है घर, यानी बादलों का जो घर है वो मेघालय। और मेघालय हमारे देश का जो है वो एक राज्य भी है। वो क्या, बादलों का घर है। मानसून जो है वो उठता है, वो पहले जाके वहीं टकराता है। ठीक है, चेरापूंजी या मासनी राम में, जहां पर भी। सत्य धन आग्रह, क्या बन जाएगा? सत्याग्रह। आग्रह का मतलब बुलावा, सत्य का मतलब सत्य, सत्य के लिए इनवाइट करना किसी को, बुलाना, सत्याग्रह कहलाता है। हिम धन आल्य, हिम का आशय होता है बर्फ, और आल्य का मतलब होता है घर। शब्द क्या बन जाएगा? हिमालय। जो बर्फ का घर है उसे कहते हैं हिमालय, यानी हिमालय पर जो है बर्फ खूब सारी है। दीक्षा धन अंत, क्या बन जाएगा? दीक्षांत। यानी जहां पर भी छोटी बड़ी जो भी मेल हो रहा है उसे बड़ी ही बनाते जाओ, या आ और ए का मेल हो रहा है तो उसे आ बना दो। दीर्घीकरण जहां पर भी होगा वो दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। और यदि संधि वाले शब्द में आपको दीर्घीकरण दिखे, यानी आ की मात्रा, यानी इसमें भी आ की मात्रा, तो वहां पर समझो, जैसे यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ आ, यहाँ आ, यहाँ आ, यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ, ये सभी क्या आ रहे हैं? दीर्घ स्वरों का प्रयोग हो रहा है। बड़ा ऊ, बड़ा, बड़ा ऊ, बड़ी ई, और आ, बड़, ये तीनों यदि यदि संधि वाले शब्दों में मिले तो आप समझ लेना कि वो दीर्घ स्वर संधि है, और उसको आप विच्छेद कर देना। एक शब्द ये है, ये सब ध्यान रखें, महाधन अमात्य। ठीक है, तो इसका अंत जो है आ से हो रहा है, और इसकी शुरुआत ए से हो रही है, यानी इसका अंत जो है वो आ से और इसकी शुरुआत ए से, दोनों दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। तो शब्द क्या बनेगा? महात्म्य। सॉरी, शब्द गलत है ये शब्द जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
ये शब्द होगा महाधन आत्मा। क्या हो जाएगा? महाधन आत्मा। और जब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? महात्मा। क्या बन जाएगा? महात्मा। महा का मतलब महान, आत्मा का मतलब आत्मा है, जो महान विभूति है, महान व्यक्तित्व है, जो आत्मा है वो महात्मा है। ठीक है। और जब इसमें ये प्रत्यय जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? महात्म्य। ये शब्द कई बार शुद्धिकरण में आया हुआ है और बहुत से बच्चों को जो ये कंफ्यूज भी करता है कि जब ये शब्द महात्मा है और इसमें ये जोड़ दिया तो ये महात्म्य कैसे बन जाएगा। तो ये प्रत्यय का एक रूल्स है कि जब भी वो किसी शब्द में जुड़ता है तो वो उसके पहले व्यंजन या पहले वर्ण का दीर्घीकरण कर देता है। यानी छोटा ए है तो उसे आ बना देगा, ई है तो बड़ी ई बना देगा, इस तरह से वो उसकी संधि कर देता है। वो आगे प्रत्ययों में पढ़ेंगे। जैसे ही इसमें ये जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। महात्म्य, आधा ते और आधा में शब्द बन जाएगा महात्म्य। और वैसे संधि है महा प्लस आत्मा की। ठीक है। आगे देखें, मणि धन इंद्र, तो क्या बन जाएगा? मणिंदर। क्या बन जाएगा? मणिंदर। बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। रवि धन इंद्र, रविंदर। परीक्षित, तो क्या हो जाएगा? परीक्षित। यहां पर ध्यान रखें, इक्षित धातु में जो है बड़ी ई लगती है। ठीक है। तो अलग जब भी करेंगे, परी उपसर्ग हमेशा छोटी ई से होता है, तो परी को छोटी ई से लिखेंगे और इक्षित को बड़ी ई से लिखेंगे। इक्ष धातु में हमेशा जो है बड़ी ई आती है। परीक्षक हो, परीक्षित हो या परीक्षक हो। ठीक है ना। ये जो है परिधन इक्षक, क्या बन जाएगा? परीक्षक। ये जो है परिधन ईक्षण, क्या हो जाएगा? परीक्षण। ठीक है। ये महीधन इंद्र क्या होता है? महींद्र। ये ध्यान रखें, यहां पर महेंद्र नहीं होता है, महेंद्र के लिए क्या होता है? महाधन इंद्र। ठीक है। और महीधन इंद्र यानी मही का मतलब पृथ्वी और इंद्र का मतलब पृथ्वी का भगवान, तो वो महेंद्र होता है। नारी धन ईश्वर, क्या हो जाएगा? नारी ईश्वर। क्या हो जाएगा? नारी ईश्वर। रजनी धन ईश, रजनी का आशय होता है रात्रि और ईश का मतलब होता है रात्रि का भगवान, तो ये क्या बन जाएगा? रजनीश। श्री धन ईश, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और ईश का मतलब होता है लक्ष्मी भगवान, तो ये क्या बन जाएगा? श्रीश। क्या बन जाएगा? श्रीश यानी विष्णु भगवान। तो इस तरह से आज जो है हमारी स्वर संधि की दीर्घ संधि की हमने। मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम्पल करोगे और बहुत सी बातें आपको समझ में आई होगी। तो लगातार इंग्लिश परसेप्शन पर आपको ये संध्या कराई जा रही है। जुड़े रहे हमसे। जय हिंद, जय भारत।